हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सभी को। क्लास में आप लोग ज्वाइन करें जल्दी से, क्योंकि हम सब क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, इंफॉर्मेशन जाने के बाद भी बहुत स्टूडेंट्स जो हैं आज एब्सेंट है क्लास में, क्योंकि आज लाइव क्लासेस चल रही है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं पर्सनली जो कंप्यूटर एप्लीकेशन ले चुके हैं या जो अपना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ले चुके हैं, वो क्लास में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमारा क्लास को नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन जब आप लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो आपको कुछ जितना फुल्ली समझ में आएगी ना, जितना फुल्ली आपको लाइव क्लासेस में समझ में आएगी, उतनी आपको रिकॉर्डेड में नहीं समझ में आएगी। मैं इस पॉइंट से कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप जब रिकॉर्डेड क्लास में हो तो आप रिकॉर्डेड क्लास के दौरान आपको कुछ डाउट आ सकती है, जहां आप डाउट क्लियर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आपको पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज करना होगा, कॉल करना होगा, फिर उसके बाद आपका डाउट सॉल्व होगा। लेकिन इस पे क्या होता है कि आप जब लाइव क्लास में जुड़े रहते हैं, लाइव क्लास में कनेक्ट रहते हैं, तो फिर आपको सोचना नहीं होता है कि क्या हो रहा है ना, क्या मिस्टेक हो रही है, क्या डाउट आ रही है। तो आप कमेंट के थ्रू से पूछ सकते हैं और आपका वो जो भी आंसर रहेगा आपको मिल जाएगा। चलिए, ये सेमेस्टर 2 हो या सेमेस्टर 3, ये दोनों के स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। एमडीसी पेपर हो या आपका माइनर पेपर, है ना। कंप्यूटर जनरेशंस ये दोनों सिलेबस में शामिल है। हो सकता है कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, किसी के क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है ये, है ना। और किसी का हो सकता है कंप्यूटर जनरेशंस में आपका 15 मार्क्स में दे सकता है। तो मार्क्स का हम लोग डजंट मैटर, लेकिन हम सब इंपॉर्टेंस ये कि हम लोग इस टॉपिक को समझें। ठीक है, चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं कि यार टॉपिक क्या है आज। आखिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है सर, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम किस तरह से समझ सकते हैं कि कितने जनरेशन में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने ये दिख रहा होगा पिक्चर, है ना। हम क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा से कि आप सब एक अपना पेन और एक डायरी हो सके तो अपना एक नोट्स लेके बैठे। ठीक, और जो भी डाउट होगा आप पॉइंट वाइज वहां पे आप लिखते रहें। इससे क्या होगा, माइंड में जो सेटअप होगी ना लाइव क्लास के दौरान, तो फिर आपको आने वाले टाइम में आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। हम क्लास में इस तरह से किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशंस करते हैं कि आप अगले दिन इस चीज को लेकर कभी भूले ना, है ना। थियोरेटिकल में अलग करवाता हूँ, सबसे पहले मैं तो आपका प्रैक्टिकल समझाता हूँ। ये पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर में ही सब कुछ मैं जितनी भी डिटेल्स है सभी यहाँ पे मैं सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। बाकी जो थियोरेटिकल है वो थियोरेटिकल आपका नीचे दिया हुआ है ना। कुछ टेक्स्ट के में है, वो टेक्स्ट में है तो उसे हम लोग मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने ये रखता है कि हम सब समझते कैसे हैं। तो देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों हैं, जिस कारण से यहाँ पे हम हिंदी लैंग्वेज को लेकर ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। इसी रीजन से हिंदी को थोड़ा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक, लेकिन हो सके तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, हिंदी में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश हिंदी में लिखिए, यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन कंप्यूटर जो है, टेक्नोलॉजी जो है, ये आपका जब तक अब इंग्लिश को लेकर आगे नहीं चलेंगे तब तक आपका जितना ज़्यादा समझने में आप कैपेबल हो पाएंगे उतना ज़्यादा शायद नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब इंग्लिश यदि इंग्लिश के साथ करते हैं तो आप 110% उस टॉपिक्स को लेकर पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करें अब। हाँ, देखिए आपके सामने ये पिक्चर दिख रही है, दिख रही है डायग्राम कि कंप्यूटर है सर। कंप्यूटर में से आपका फर्स्ट जनरेशन की बात किया जा रहा है, सेकंड जनरेशन की बात किया जा रहा है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन है। कंप्यूटर को जो डिवाइड किया गया है उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, है ना। कंप्यूटर को यदि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके टाइमलाइन डेट के अकॉर्डिंग, तो वह 5 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसलिए हम लोग कहते हैं 1
फर्स्ट से लेकर फिफ्थ जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कंप्यूटर को आज तक, है ना, कहाँ से लेके 1940 से लेके आज तक में से कंप्यूटर का जो ज्यादा इनोवेशन हुआ है ना, तो उसमें से फिफ्थ जनरेशन तक ही हुआ है। आने वाले टाइम में सिक्स जनरेशन भी आ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या है। फर्स्ट जनरेशन में आपका कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर दिख रहा है, देखिए जितना बड़ा घर होता है ना, जितना बड़ा एक आपका रूम है, आपका एक कमरा है, उतना बड़ा आपका ये कंप्यूटर है। ये क्या आपका एक कंप्यूटर है। तो सोचिए 19, यहाँ डेट दिया हुआ है 1940 से लेकर 1956, यानी 1940 से लेके 1956 के दौरान में, इसके ड्यूरेशन में ये कंप्यूटर का, इस कंप्यूटर का डेवलप हुआ। ये कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम सब, एनियक कुछ आ सकता है, कुछ एनियक नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक था जानते हैं। ये कंप्यूटर में मोस्टली ज्यादा से ज्यादा बिजली कंज्यूम होता था, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता था, साथ साथ बहुत से ज्यादा आपका हीट प्रोड्यूस करता था, गर्मी निकलता था उससे। आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत ज्यादा नुकसान भी था, जिसमें से आपका एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, सेकेंड नंबर पे ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, थर्ड नंबर पे ये बहुत ज्यादा लार्ज में था, बहुत बड़े इसका लार्जेस्ट साइज था, यानी इसका साइज बहुत बड़ी थी। जितनी बड़ी कमरा, जितनी बड़ी आपका रूम है या कमरा है या कुछ भी हो, उतनी बड़ी साइज में होती थी। तो सोचिए ये फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कब आया, 1940 से लेके 1956। ठीक, सेकेंड नंबर, सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन में 1956 से लेके 1964, देखिए 1940 से लेके 1956 हुआ फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन की बात किया जाए तो 1956 से लेकर 1964 सेकेंड जनरेशन में। ये देखिए कंप्यूटर, ये सेकेंड जनरेशन में इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा छोटा हो गया, हुआ नहीं हुआ, है ना, ये छोटा हो गया थोड़ा इसके कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में सेकेंड जनरेशन की जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर में थोड़ी सी यहाँ पे साइज का थोड़ा कम हुआ, साथ साथ बिजली जो कंज्यूम होता था वो भी थोड़ा कम हुआ, जो हीट प्रोड्यूस होता था वो भी कम हुआ, है ना। पहले यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, वैक्यूम ट्यूब। इसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर आ गया, यानी कुछ ना कुछ चेंजेबल आ रहा है। ठीक, अब थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन डाइट देखिए, टाइम लाइन दिया हुआ है 1964 से लेके 1971, यानी 1964 से लेके 1971 के बीच में ये कंप्यूटर का इनोवेशन हुआ। ठीक ना, ये कंप्यूटर इसके कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा छोटा है ना, नहीं है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है। आप क्या, इसमें भी तो कुछ बदलाव आया इसमें, इसके कंपैरिजन में, सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर है, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कम होने लगा, साथ साथ हीट जो प्रोड्यूस होता था वो भी कम होने लगा। इस पे जो आपका यूज होता था, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो वो आपका इंटीग्रेटेड चिप यानी आईसी का यूज होता था। किस चीज का, आईसी, इंटीग्रेटेड, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था। ठीक है, चलिए अब फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन में 1971 से लेके अभी तक, प्रेजेंट टाइम तक, यानी 1971 से लेके प्रेजेंट टाइम तक, इस वर्तमान टाइम में आपका ये कंप्यूटर का इनोवेशन हुआ, इस कंप्यूटर का डेवलप हुआ। तो इस कंप्यूटर में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक कीबोर्ड है, एक माउस है, एक मॉनिटर है, साथ साथ आपका एक सीपीयू है। ठीक है, ये आपका आ गया आपका फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर। लेकिन हम लोग आज भी इसका यूज करते हैं। आज जो पढ़ा रहे हैं ना, आपके आपके डिस्प्ले में जो दिख रही है, ये हम फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर्स को ही यूज कर रहे हैं अभी, है ना, जिसमें से आपको दिख रहा है। फोर्थ जनरेशन की बात किया जाए तो ये 1971 में और आज प्रेजेंट टाइम में चल भी रही है कंप्यूटर। इसके कंपैरिजन में और थोड़ा सा ये सुधार आया है ना, कुछ ना कुछ इनोवेशन होती रही। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम थोड़ा कम होने लगा, साथ साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी हीट थोड़ा कम होने लगा, इसकी जो साइज था साइज भी थोड़ा कम होने लगा, है ना। तो ये आपका कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सिर्फ पूछेंगे, तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट था, तो इसमें मल्टीपल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा नंबर में आपका
इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा। तो इसे हम लोग कहते हैं आईसीटी, शायद इंटीग्रेटेड सर्किट कुछ ऐसा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली मुझे थोड़ी याद नहीं आ रही है, मैं एक सेकंड में इसको नीचे करूंगा, फिर उसके बाद आपको पूरी तरह से फुली एनालिसिस करूंगा हम लोग, है ना। ठीक है, इस पे आईसी का यूज होने लगा। इसके बाद यहाँ पे 4 जनरेशन की बात करते हैं, 5th जनरेशन की बात करते हैं। 5th जनरेशन में प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी आज के टाइम में और आने वाले फ्यूचर में आपका एआई का यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर। एआई जो है ये बहुत ही ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है ना। आपका मॉनिटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, तमाम ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसमें एआई का यूज हो रहा है और काम को बहुत ज्यादा रफ्तार में किया जा रहा है। अब एआई आने के बाद क्या होने लगा ना, अब इस पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होना स्टार्ट हुआ, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी था वो बचना स्टार्ट हो गया। साथ साथ आपका जो साइज था, साइज बहुत ज्यादा छोटा होना स्टार्ट हो गया है। ठीक, इसके बाद इस पे ज्यादा से ज्यादा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा ऑपरेटिंग सिस्टम में से। चलिए, हम लोग को ये फुल्ली हम लोग को समझ में आ गया कि ये समझ में आ गया। यदि आप सबको ये पूरी समझ में आ गया ना, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम को फेस करने में रोल नहीं प्ले करना होगा। मतलब क्या है कि यदि आप इसे समझ गए तो फिर आपको कतई टेंशन नहीं लेनी है कि सर हमें अब तो कंप्यूटर जनरेशंस पढ़ना है पूरा। क्या पूरा पढ़ना है? ये तो कंप्लीट हो चुका आपका। ठीक है, ये तो आपका पूरी तरह से कंप्लीट है, जितना मैंने पढ़ाया ये पूरी तरह से कंप्लीट। बस हम सब आप थियोरेटिकल देखेंगे, थोड़ा सा थोड़ी सी टेक्स्ट को देख लेंगे, थोड़ी सी लिखा हुआ जो आपका पॉइंट वाइज लिखा हुआ है उस चीज को लेकर समझ लेंगे। ये तो पूरी तरह से माइंड क्लियर हो चुका है ना। इसमें कोई जस्टिफिकेशन देने की बात नहीं है कि आपके माइंड क्लियर नहीं हुआ है, पूरी तरह से माइंड क्लियर हो चुका है कि कंप्यूटर जनरेशन क्या है सर और कितने टाइप में बांटा हुआ है। चलिए, अब हम सब थोड़ा सा थियोरेटिकल को समझते हैं। फर्स्ट पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1950 यहाँ पर डेट दिया हुआ है। इस डेट लाइन, इस टाइम लाइन को फॉलो नहीं करना है हम सबको। हम सब इस टाइम लाइन को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस पे थोड़ा सा ये जो डेटा है पूरी तरह से एक्यूरेट डेटा नहीं है ना। लेकिन हम जो डेटा को लाए हैं सबसे ऊपर में आपको दिखाई दिया गया, देखिए ये जो फर्स्ट जो डेटा था आपका सामने 1940 से लेकर 1956 तक, 1956 से लेकर 1964 तक, 1964 से लेकर 1971 से और 1971 से लेकर प्रेजेंट तक, ये जो दिख रहा है ये डेटा मुझे लगता है कि थोड़ा एक्यूरेट है। क्योंकि उस डेटा में देखा जाए तो उसका टाइम लाइन का जो डिफरेंस है वो 10 ईयर्स का है, सब में 10 ईयर्स का दिया हुआ है। लेकिन इसमें 10 ईयर्स का नहीं है, इसमें 6 ईयर का है, कभी 7 ईयर्स का है, कभी 10 ईयर्स का है, ठीक ना। चलिए, तो हम सबको क्या फॉलो करना है? इस टाइमलाइन को फॉलो करना है, सभी को, सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलिए, प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। आखिर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ? सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। क्या? सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब, ये याद रखिएगा, कौन सा ट्यूब का यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का यूज किया गया। किसका? चुंबकीय ड्रम यानी मैग्नेटिक मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया, ये याद रखना है। ठीक, समझ में आ गया कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा था? वैक्यूम ट्यूब का। आज जिसमें से मेमोरी का बात किया जाए तो आपका चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया जा रहा था। ठीक, हम लोग हिंदी को लेकर चलेंगे ताकि आप सबको समझने में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, ठीक ना। चलिए, विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, बड़ा भारी, बहुत अधिक बिजली खपत करने वाली, बुनियादी गणना तथा सीमित, बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करने वाला तथा अक्सर खराब हो जाने वाला। यानी ये जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, इसमें बहुत ज्यादा ये लार्ज साइज का था, बहुत बड़े साइज का था, साथ साथ बिजली खपत करता था यानी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी ज्यादा से ज्यादा। दूसरा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था यानी अधिक से अधिक गर्मी उत्पन्न करती थी। और क्या करती थी? ये खराब होने का जो चांसेस है वो ज्यादा से ज्यादा होता था। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है सर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का? तो आपका फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर है वो आपका एनियक, एनियक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आया यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी था ना, कुछ प्रोग्रामिंग भाषा भी होगा, ठीक ना। तो कौन सा भाषा था पहले?
देखिए कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको भाषा आना चाहिए, तो वह भाषा आपका मशीनी भाषा था, यानी मशीन, इसे बाइनरी कहते हैं। समझ में आ गया? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर समझ में आ गया कि क्या है, इसकी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, कौन कौन सी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है, और कौन सा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता था। ठीक, सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। ये 1950 से लेकर 1966 जो है, इस डेट लाइन को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। वी कांट फ्लो ऑफ दिस डेट लाइन, हम लोग फॉलो करेंगे 1956 से लेकर 1964। ठीक है, इसे फॉलो करेंगे, याद रखिएगा सभी को। आप लोग माइंड में एकदम सेटअप कर लेना है, हम सबका जो पिक्चर दिख रहा है फर्स्ट में, उसी को फॉलो करना है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी सर? आप कहेंगे तो ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया है। पहले ट्रांजिस्टर, देखिए पहले वैक्यूम ट्यूब था, उस चीज को लेकर उसे चेंज कर दिया गया और उस जगह पे आपका ट्रांजिस्टर आ गया। इस पे क्या गया, थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होने लगा, और इसके कंपैरिजन में थोड़ा तेज रफ्तार से चलना स्टार्ट हुआ, और ऊर्जा थोड़ा कम खपत होना स्टार्ट हुआ। ठीक, इसके विशेषताएं क्या थी सर? तो देखिए अधिक विश्वसनीय और कम खर्चीली थी, मतलब बहुत ही ज्यादा विश्वास बिलेबल था, थोड़ा मतलब उसके कंपैरिजन में थोड़ा बिलेबल था, और दूसरा इस पे कम खर्चीला था, यानी कम से कम खर्च होती थी, एक्सपेंसिव कम आती थी। कम गर्मी, यानी जो हीट था थोड़ा कम था, कम प्रोड्यूस करती थी। बेहतर भंडारण क्षमता, और थोड़ा सा ज्यादा काम करने की कैपेबिलिटीज थी। IBM CDS इसका एग्जाम्पल है भाई, ठीक ना, उदाहरण क्या है, IBM CDS, ये आपका एग्जाम्पल रहा। प्रोग्रामिंग भाषा की बात करेंगे कि कौन कौन सी भाषा यूज किया जाता था, तो असेंबली भाषा, प्रारंभिक उच्च स्तरीय भाषाएं जैसे कोबल और फॉर्ट्रेन, ये दोनों लैंग्वेज कंप्यूटर को रनिंग करने के लिए यूज किया जाता था। एक सेकेंड। देखिए यदि किसी किसी टाइप का कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो आप विदाउट हेजिटेशन का पूछ सकते हैं, कमेंट पे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभिजीत शर्मा, ठीक ना, यदि आपको कोई भी डाउट आए, यदि कुछ दिक्कत आए, तो आप बेझिझक पूछ लीजिए, ताकि आपका माइंड क्लियर रहे। ठीक ना, हम लोग कंप्यूटर को सिर्फ रिजल्ट के परस्पेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जानने के लिए पढ़ेंगे, हम लोग कुछ रचने के लिए पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, क्योंकि कंप्यूटर जो है ये आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल दे रहा है हर जगह पे। चलिए हम लोग थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। किसका? थर्ड जनरेशन, 1960 से लेकर 1970। इट इज नॉट एक्यूरेट डेट हम लोग देख लेंगे फिर सुपर में क्या है। 1964 से लेके 1971, 1964 से लेके 1971 आपका ये डेट रहा। आप देखिए थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता था। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक। देखते हैं एकीकृत सर्किट यानी आईसी, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर का स्थान ले लिया, देखिए पहले वैक्यूम ट्यूब आया, ठीक, इसके बाद ट्रांजिस्टर आया, ठीक। अब ट्रांजिस्टर के बाद क्या आ जा रहा है, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी सब चेंजेबल हो रहा है। इसका इसका स्थान वो ले रहा है, इसका प्लेस वो ले रहा है, इसका प्लेस वो ले रहा है, यानी पूरी तरह से ये एक तरह से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक ना, चेंज हो रही है, जिससे अधिक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली कंप्यूटर का निर्माण संभव हो गया। अब इंटीग्रेटेड सर्किट आने के बाद क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा जो कंप्यूटर्स का कंस्ट्रक्शन था या बनाने की जो मेथड्स थी, और से ज्यादा थोड़ा सा पॉसिबल होने लगा, और कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ लार्ज में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। चलिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये थोड़ा छोटा आकार का था, ठीक ना, उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा आकार, अधिक कार्यकुशलता यानी अधिक से अधिक आप स्किल्सफुल काम करता था, थोड़ा कॉस्टली कम था यानी कम लागत था, है ना, मल्टीटास्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग जैसी जितनी भी अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की गई,
यानी छोटा आकार के साथ साथ ये थोड़ा कॉस्टली भी कम आने लगा, है ना। दूसरा, बहुत ज्यादा काम, यानी मल्टीटास्किंग, एक काम को नहीं बल्कि हम लोग हजारों काम को मिनटों में कर सकते हैं। इस तरह का आपका एक ऑपरेशन आने लगा, एक आपका सिस्टम आने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। इसके बाद टाइम शेयरिंग जैसी ऐसे आपका कुछ कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हुआ। उदाहरण क्या है सर इसका, एग्जाम्पल क्या है, आईबीएम सिस्टम। आईबीएम सिस्टम आपका उदाहरण है। थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर्स में यदि पूछा जाए इसका एग्जाम्पल क्या है सर, तो आप बोलेंगे आईबीएम सिस्टम या 360 इसका एग्जाम्पल है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ाई जाती थी, मतलब कौन सी लैंग्वेज के थ्रू से कंप्यूटर्स को रनिंग किया जाता था, तो यहाँ पे दिया गया है बेसिक, पास्कल और सी। ये कंप्यूटर लैंग्वेज था जो थर्ड जनरेशन में यूज किया जाता था कंप्यूटर्स को रनिंग करने के लिए। चलिए चौथी पीढ़ी का बात करते हैं, यानी फोर्थ जनरेशन की। बस फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का बात करते हैं। देखिए इसका टेक्नोलॉजी क्या है, आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। आज जो यूज कर रहे हैं हम लोग कंप्यूटर्स में जितने भी ज्यादा से ज्यादा, वो आपका माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। जो हजारों आईसी को एक चिप में संयोजित करता है, हजारों आईसी को। आईसी का फुल फॉर्म पता है ना आप सबको, मैंने यह बताया कि आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड, देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। वही इंटीग्रेटेड सर्किट को बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ा करके एक साथ कॉम्बिनेशन कर दिया गया, तब हम उसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। यानी हजारों ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉम्बिनेशन करके एक माइक्रो प्रोसेसर में उसे कन्वर्ट कर देता है, तो फिर हम उसे फोर्थ जनरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका क्या आ गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म आ जाएगा आपका, ठीक है ना, VLSI। समझ में आ गया। इसकी विशेषताएं क्या है सर, कुछ तो होंगी कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कंप्यूटर सस्ते और व्यापक हो गए, मतलब ये कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में जितने कंप्यूटर हैं वह सब आपका पर्सनल बनने लगा। पर्सनल क्यों बनने लगा, रीजन क्या है, क्योंकि कॉस्ट उसका कम हो गया, और बाकी जितने भी नॉर्मल लोग थे वे सभी लोग उस कंप्यूटर्स को परचेज करने में कैपेबल हो गए और अपना अपना कंप्यूटर्स लेना स्टार्ट कर दिए। इसी कारण से उसे कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक ना, पर्सनल कंप्यूटर सस्ते हो गए। देखिए इस पे ग्राफिक्स किया जा सकता था, जो भी आपका यूजर्स है, इंटरफेस, नेटवर्किंग महत्वपूर्ण प्रगति हुई, मतलब फोर्थ जनरेशन में बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुई, बहुत इंटेंसिटी के साथ। देखिए नेटवर्किंग बहुत ज्यादा आ गया, नेटवर्किंग था उसका इंपॉर्टेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ, साथ साथ इंटरनेट की शुरुआत होने लगी, जितनी भी ग्राफिक्स थी और वगैरह बहुत ऐसी चीजें का डेवलप होना स्टार्ट हुआ। उदाहरण क्या है, IBM PC, एप्पल मैकिन मैकिनीटॉस, एंटल X86, यही है आपका एग्जाम्पल, उदाहरण है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात किया जाए तो सर आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज थी, C++, जावा, पाइथन एंड कुछ मॉडर्न लैंग्वेज थी, ठीक। पांचवी पीढ़ी का बात करते हैं, फिफ्थ जनरेशन की। आपका फिफ्थ जनरेशन में आ जा रहा है टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसी को कहते हैं AI। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर जगह इस टाइम में, इस मॉडर्नाइजेशन के टाइम में, इस आधुनिकरण की दुनिया में हर तरफ से AI का यूज किया जा रहा है, और हर सेक्टर्स में जितना हो सके उतना ज्यादा AI में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि काम को बहुत ज्यादा फास्टली और क्विकली किया जा सके, ताकि हम अपने टाइम को सेव करके दूसरे काम में लगा सके। तो AI का कितना डिमांड है, आप लोग आज नहीं आने वाले टाइम में समझेंगे कि कंप्यूटर्स का डिमांड कितना हो जाएगा, AI का डिमांड कितना हो जाएगा, है ना। बाकी जितने भी काम है ना आने वाले टाइम में सब AI के थ्रू से होगा। आपका बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, या ना एटसेट्रा कोई भी सेक्टर हो, आप तब समझेंगे कि आने वाले टाइम में जो टीचर हैं वो टीचर नहीं बल्कि आपको रोबोट के द्वारा पढ़ाया जाएगा, टीचिंग करवाया जाएगा, ठीक। दूसरी बात, आप देखा जाए तो आप होटल में जाएंगे तो आपको सर्व करने वाला वेटर नहीं मिलेगा, बल्कि आपका AI ही रहेगा। आपका आसपास में आप जो रेस्टोरेंट देखते हैं उस रेस्टोरेंट में आपको मिल जा रहा है वेटर, लेकिन कुछ आने वाले सालों में आप वेटर वहां पे नहीं देखेंगे, आपका AI द्वारा आपको वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा। तो सोचिए, यदि हम सब अपग्रेड नहीं होंगे, अपने माइंड को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में किसे नुकसान झेलना पड़ेगा, हम सबको। तो जितना हो सके ना इस टाइम में
टेक्नोलॉजी के ओर हमें ध्यान देनी चाहिए। हमारी लाइफ, हमारे माइंड, हमारी टाइम जो है, आप थोड़ी-सी आप अपने टेक्नोलॉजी की ओर अपने माइंड को कन्वर्ट करें, है ना? जितना हो सके उतना आप कंप्यूटर्स की ओर, टेक्नोलॉजी की ओर अपना नॉलेज को एब्ज़ॉर्ब करें, कलेक्ट करें और अपने आप को डेवलप करने का काम करें, ठीक? टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में मेरा कहना है, मेरा मानना भी ये है। देखिए मशीन लर्निंग का बात करते हैं। मशीन लर्निंग भी ना स्टार्ट हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस भी आना स्टार्ट हुआ एआई के थ्रू से। क्वांटम कंप्यूटर्स, आज बड़े-बड़े कंप्यूटर्स दिखाई दे रहा है, फिजिक्स में देखेंगे, केमिस्ट्री में देखेंगे या साइंस में देखेंगे। बड़े-बड़े जो एस्ट्रोलॉजी होते हैं, सभी लोग आजकल कंप्यूटर्स का यूज़ करके सैटेलाइट छोड़ा जाता है, रॉकेट छोड़ा जाता है ना? चाँद में अब तो चाँद को देख लेते हैं आजकल। आज बड़ी-बड़ी सैटेलाइट को देखा जा सकता है, बड़े-बड़े प्लैनेट्स को देख सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, किसके थ्रू से हो रहा है जी? ये सब आपका क्वांटम कंप्यूटर्स और बड़े-बड़े सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू से हो रहा है ना? नैनो कंप्यूटर्स समांतर ऐसे प्रसंस्करण है। विशेषताएँ क्या है ऐसे कंप्यूटर्स की सर? देखिए, तमाम ऐसे विशेषताएँ हैं। ऐसे कंप्यूटर्स की विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना जो सोच सके, सीख सके, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, उन्नत रोबोटिक्स और मानव कंप्यूटर संपर्क। यानी इसकी विशेषताएँ क्या है कि अब मानव जैसा समझ पाएगा। मतलब उसकी जो इमोशनली इंटेलिजेंस देखा जाए तो वो जिस तरह से हम सब ह्यूमन बीइंग्स जिस तरह से सोच रहे हैं, वैसे ही हमारा कंप्यूटर्स भी सोचना स्टार्ट कर देगा कुछ आने वाले टाइम में। ठीक है? रोबोटिक्स जो भी हर तरफ से देखेंगे तो चारों ओर एवरीवेयर वी कैन सी रोबोटिक्स मशीन्स रहेगा, वो भी एआई के थ्रू से चलने वाला। ठीक है? तो सोचिए, सीख सकेंगे। उदाहरण देखेंगे इसका कुछ एग्जांपल, आईबीएम है, वॉटसन है, आई संचालित है, कुछ प्रणाली सिस्टम है, गूगल का डीप माइंड है, डी वेव जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स, इसका एग्जांपल है, याद रखिएगा। ये कंप्यूटर्स का एग्जांपल रखिएगा। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा कि 5th जनरेशन की जो कंप्यूटर्स है, उस कंप्यूटर्स में कौन कौन सा एग्जांपल आ जाएगा, इसे माइंड में सेटअप करना इंपॉर्टेंस रहेगा आपके लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं हम सब, जैसे पाइथन हो गया, है ना, आर हो गया, प्रोलॉग हो गया, एआई हो गया, है ना, विकास में प्रयुक्त भाषाएं, मतलब ऐसे ही भाषाएं का लैंग्वेजेस का यूज करके आज कंप्यूटर्स को रनिंग किया जा रहा है। चलिए, आपकी क्लासेस यहाँ तक कंप्लीट होती है। आप सबसे रिक्वेस्ट रही है कि आप लोग अपना नोट्स डाउन कर लें अच्छे तरह से, और हो सके तो पिक्चर को बना लें, और इस डेडलाइन को फॉलो करना है हमेशा। इस डेडलाइन को हमेशा फॉलो करना है, इस टाइमलाइन को फॉलो करना है, और साथ साथ हो सके तो पिक्चर बना के रखिए अपने कॉपी पे, क्योंकि आप यदि आप नोट्स में ये पिक्चर बनाते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, है ना, बहुत ज़्यादा समझ में आएगी आने वाले टाइम में। तो हो सके तो पिक्चर को ड्रॉ कर लें, एक पेंसिल का या कुछ कलरफुल पेन का यूज़ करके आप दोनों पाँचों कंप्यूटर्स का फिगर बना लें, डायग्राम रेडी कर लें, और साथ साथ डेडलाइन उसके नीचे लिख लें। इससे क्या रहेगा, आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप रहेगा। फिर वरना फिर देखेंगे कि कुछ टाइम आने के बाद भूल गए आप। चलिए, यहाँ क्लास खत्म होती है अब सबका। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कुछ डिस्कशंस करेंगे। चलिए, थैंक यू, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद।